नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 के प्री तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आप इसका लाभ ले रहे होंगे। इसी श्रृंखला के तहत चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौखरी वंश का संस्थापक था। तो आपको बताना है कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए हरिवर्मा, बी आदित्य वर्मा, सी ईश्वर वर्मा और डी सर्ववर्मा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिवर्मा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी के मध्य में मौखरी वंश की सत्ता प्रारंभ होती है और इस सत्ता को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था हरिवर्मा। तो हरिवर्मा ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवर्मा, मौखरी वंश का संस्थापक याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मौखरी वंश का वह शासक जिसने मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में अपना शासन किया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए हरिवर्मा, बी सूर्यवर्मा, सी ईश्वर वर्मा और डी है सर्ववर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्ववर्मा। मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ क्षेत्र यानी बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र हो जाता है, बुरहानपुर असीगढ़ वाला जो क्षेत्र हो जाता है, इस क्षेत्र में खुदाई करने के दौरान कुछ इसमें ताम्र मोहरें मिली हैं, जिसके अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्वी निमाड़ क्षेत्र में मौखरी वंश का प्रभुत्व रहा है। और यहाँ पे जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार सर्ववर्मा ने यहाँ पर शासन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पुष्यपुती वंश के शासक प्रभाकर वर्धन जो कि मालवा का शासक था, ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के कौन से शासक से किया था। ऑप्शन ए देववर्मा, बी ग्रहवर्मा, सी अवंती वर्मा और डी सर्ववर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवंती वर्मा। पुष्यभूति वंश के शासक प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी आदि क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए सादत खां, बी भीमा नायक, सी राजा ठाकुर सरजू प्रसाद और डी मेहरबान सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमा नायक। आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। मंडलेश्वर, सेंधवा और बड़वानी क्षेत्र में भीमा नायक ने जो 1857 और उसके आसपास क्रांति हुई थी उनका नेतृत्व किया था। इसके अलावा सादत खां, राजा ठाकुर सरजू प्रसाद और मेहरबासी ये भी क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन इनके क्षेत्र अलग रहे हैं। जैसे सादत खां के विषय में बात करें तो इन्होंने होलकर नरेश की सेना के साथ मिल करके छावनी रेसिडेंसी पर हमला किया था और वहाँ पे इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। उसी प्रकार राजा ठाकुर सरजू प्रसाद की अगर बात करें तो ये विजय राधोगढ़ क्षेत्र से हैं। तो विजय राधोगढ़ के आसपास इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था और वहाँ पे ये अगवा रहे थे। सबसे आगे इन्होंने नेतृत्व किया था। और मेहरबान सिंह की बात करें तो ये नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं और नरसिंहपुर और उसके आसपास जो क्रांतियाँ हुई थी उनका नेतृत्व मेहरबान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपी भारत के पुराने हिस्सों से मिला है, आपको बताना है। ऑप्शन ए गोंड, बी भील, सी कीकर और डी अंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति का नाम जो है प्रायद्वीपी भारत का पुराना हिस्सा जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है, उसके नाम से गोंड जनजाति को गोंड कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंड। और आप भली भांति जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक रूप से बसावट वाली जो जनजाति है वो गोंड जनजाति ही है। मध्य प्रदेश के विषय में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो भील जनजाति की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में कुल कितनी स्वीकारी या चिन्हित राज्य जातियाँ हैं। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कुल कितनी जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्ति या चिन्हित जनजातियाँ हैं। ऑप्शन ए 50 जनजाति, बी 46 जनजाति, सी 43 जनजाति और डी है 40 जनजाति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46 जनजातियाँ। मध्य प्रदेश में 40 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये एक जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जनजाति की विषय में बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल जनजाति के लगभग 39% तक भील जनजाति है। अगर राज्य विशेष की बात करें तो भील जनजाति हमारे राज्य में सबसे बड़ी है। और सेंसेक्स के अनुसार बात करें 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बात कर रहे हैं हम, तो मध्य प्रदेश में कुल एसटी जो है वो 153.16 लाख है और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.10% तक ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है।
ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जौनसारी, बी गोंड, सी कोरकू और डी भील। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए जौनसारी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। इसके अलावा गोंड, कोरकू और भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसके विषय में अभी हमने बात की थी, एक बार पुनः देख लेते हैं। ऑप्शन ए 14.15%, बी 8.09%, सी 20.16% और डी है 21.09%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 21.09। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 21.10% है। अगर हम जनजातीय जनगणना के अनुसार बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 21.10% जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का पहला राज्य, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह प्रावधान कब किया गया, आपको वो सन बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 2005 से, बी वर्ष 2007 से, सी वर्ष 1994 से और डी वर्ष 2014 से। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2007 से। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायतों में 50% तक का आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ। ऑप्शन ए इंदौर, बी जबलपुर, सी रीवा और डी भोपाल। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर है। जबलपुर से मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ किया गया था। और आप पहले से इसके विषय में हमने बात कर चुके हैं कि 1864 में जबलपुर को सर्वप्रथम नगर निगम बनाया गया था। ये उस समय था जब अंग्रेजी प्रशासन पूरे देश में चलता था। इसके अलावा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि नगरीय प्रशासन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन 1956 में स्वतंत्रता के बाद में नगर निगम अधिनियम बनाया गया था। और उसके बाद में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, पालिका अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। उसके बाद में नगरीय प्रशासन प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से अगर नगर की बात करें तो जबलपुर से हुआ और सन के विषय में मैंने बताया कि इस सन से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और मुख्यमंत्री सड़क योजना में लगभग कितने किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन ए 25,000 किलोमीटर, बी 35,000 किलोमीटर, सी 55,000 किलोमीटर और डी 80,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 80,000 किलोमीटर। 2023 तक के विषय में ये जानकारी है कि प्रदेश में कुल सड़कों की लंबाई 70,956 किलोमीटर यानी लगभग 80,000 किलोमीटर की साथ सड़कों की कुल लंबाई हो गई है। और साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और मुख्यमंत्री सड़क योजना में लगभग 80,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, रैंक के अनुसार आरोही क्रम में इन स्थानीय निकायों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए नगर पालिका, बी नगर निगम, सी नगर पंचायत, बी है नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, सी है नगर पंचायत, नगर निगम और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम और डी है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले नगर पंचायत आता है, अगला स्तर होगा नगर पालिका और उसका अगला स्तर होता है नगर निगम। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन दिया है ए कार्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी वारेन हेस्टिंग और डी टॉमस मुनरो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1820 में मद्रास के जो तत्कालीन गवर्नर थे जिनका नाम टॉमस मुनरो था, इन्होंने इस व्यवस्था का आरंभ किया था और ये मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि जो है इन लोगों ने उस क्षेत्र में ले लिया था। इसमें रैयत को किसान कहा गया था या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया था और इनको भू राजस्व डायरेक्ट देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो निर्धारित उपज का आधार नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जो है टैक्स लिया जाता था। तो इस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की थी वो टॉमस मुनरो ने लागू की थी 1820 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महादेव गोविंद रानाडे,
सी दादा भाई नरोजी और डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानडे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और इसका फैलाव है। ऑप्शन ए, उत्तर में पश्चिम बंगाल से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक। बी, उत्तर पूर्व में आंध्र प्रदेश से दक्षिण पश्चिम में केरल तक। सी, उत्तर में गोवा से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक। और डी, उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक। उत्तर पूर्वी जो मैदान है अपेक्षाकृत चौड़ा है और इसका फैलाव है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निजी क्षेत्रों में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में संचालित योजना है। तो निजी क्षेत्र में वन क्षेत्र को बढ़ाना या वनोपज को बढ़ाने के लिए जो योजना चालू है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, मेरा खेत मेरा पेड़। बी, लोक वानिकी योजना। सी, हरा भरा उपवन योजना। और डी, बंजर वानिकी योजना। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना का प्रारंभ मई 2013 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लोक वानिकी नियम 2002 बनाए गए हैं। इसके तहत निजी क्षेत्रों में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद दी जाती है और लोगों को जो हरा भरा क्षेत्र है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का 22वां संस्करण का शुभंकरण क्या था? ऑप्शन ए, लाइव। बी, ब्लेज। सी, टोक। और डी, ईभा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव। एक विशेष योग्यता वाला जो खिलाड़ी है वो लाइव है और ये लाइव फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का 22वें संस्करण का शुभंकरण बना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सेफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के विजेता रहा है, तो कौन रहा है आपको बताना है। ऑप्शन ए, भारत। बी, बांग्लादेश। सी, नेपाल। और डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। फरवरी 2024 में खेला गया था मैच और मैच में भारत और बांग्लादेश भारत और मेजबान बांग्लादेश को एक साथ सेफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें डिसीजन हो नहीं पाया था और टॉस के माध्यम से डिसीजन लेने के बाद में विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ने के कारण ये दोनों ही टीमों को एक साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता हैं। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी, इंग्लैंड। और ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1981। बी, 1 नवंबर 1995। सी, 1 नवंबर 1992। और डी, 1 नवंबर 2001। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, आशा पारेख। बी, रुइक्स्यांग झांग। ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति नायक। और ऑप्शन डी, जान फासे। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 के नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। डॉक्टर स्वाति नायक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है और वर्ल्ड फूड फाउंडेशन के 2023 के फील्ड अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 के विषय में बात की जा रही है, किसे दिया गया बताना है। ऑप्शन ए, मोंगी जी बेवेंडी। बी, लुइस ई ब्रूस। सी, अलेक्सी आई एकिमो। और डी, नरगेस मोहम्मदी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी को 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ईरान में महिला उत्पीड़न के विरोध में और मानवाधिकार के लिए सतत प्रयास किया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ईरान शासन में 10 सालों के लिए जेल में सजा काट रही हैं, क्योंकि इन्होंने महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए, मारिया स्टेपानोवा।
ऑप्शन बी एलेसेंड्रा कोरेप, ऑप्शन सी होना गेमेन और डी किरण नाडार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलेसेंड्रा कोरेप। एलेसेंड्रा कोरेप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है। यह पुरस्कार गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 1989 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए नुसरत मोहम्मदी, बी जीना महसा अमीनी, सी विहान तल्या विकास और डी मायरा ग्रोवर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी ने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता है। 22 वर्ष की महसा अमीनी को 16 सितंबर 2022 में ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका अपराध केवल इतना था, उन्होंने महिलाओं के लिए इस्लामी गणतंत्र के सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था। यानी वो जिस तरह का ड्रेस कोड बोल रहे थे उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया और इस कारण हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्राज़ील और डी साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। 2023 में भारत में किया गया था, 2024 में ब्राज़ील में होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षरता जिला बना है। ऑप्शन ए कोल्लम, बी वायनाड, सी अहमदाबाद और डी इंदौर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोल्लम। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षरता जिला बना हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन ए ABC, बी एनियाक, सी यूनिवेक और डी इडवेक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनियाक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम एनियाक था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए परम सिद्धि, बी प्रत्युष, सी फ्लोसावर और डी है एरावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरावत। एरावत भारत का एक AI सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से एक माना गया था। तो इस प्रकार से भारत का सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो वर्तमान में एरावत जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए सीडेक, बी बार्क, सी IIT दिल्ली और डी IIT कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीडेक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर यानी परम सीरीज का जो है वो विकास किया है वो सीडेक ने किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया बताना है। ऑप्शन ए सीडेक पुणे, बी नाल बेंगलुरु, सी बार्क मुंबई और डी इसरो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाल बेंगलुरु के द्वारा भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास और डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।